नमस्कार, दीभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बता दें 12 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। तो वहीं शहरी विकास विभाग में 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें देहरादून में पेट्रोल डीजल वाली कॉमर्शियल गाड़ी को इलेक्ट्रिक के में कन्वर्ट कराने पर लाभार्थी के खाते में सीधे तौर पर पैसा आएगा। और आपको बता दें पहले एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से इस योजना को किया जाता था। तो वहीं हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए उत्तराखंड में एमवी टैक्स पूरी तरह से माफ, केवल निजी वाहनों के लिए यह नियम लागू होगा। तो वहीं उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पद और उत्तराखंड वर्दीधारी उपाधीक्षक पद की एक साथ करवाई जाएगी परीक्षा। आपको बता दें उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग में 15 नए पद होंगे सृजित। आपको बता दें सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो धामी कैबिनेट की यह अहम बैठक देहरादून में हुई जहां 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बता दें सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। यह बैठक 11 बजे शुरू हो गई थी। आपको बता दें जहां धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। तो ये 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जहां 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। खबर देहरादून से जहां 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। तो वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आज देहरादून में की गई है। बता दें 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई जिसमें 12 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है जहां बीजेपी महिला नेत्री की गिरफ्तारी की गई है। देह व्यापार से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की गई है। बता दें नाबालिग बेटी का भी शारीरिक शोषण कराने का आरोप है महिला नेत्री पर। तो आपको हरिद्वार से अब बड़ी खबर आपको बता दें जहां बीजेपी महिला नेत्री की गिरफ्तारी की गई है। बता दें आपको नाबालिग बेटी और अन्य युवतियों से देह व्यापार में लिप्त एक बीजेपी महिला नेत्री का आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें मामला देह व्यापार से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार महिला पूर्व महिला जिला अध्यक्ष बताई जा रही है जिसके संबंध में कई बड़े नेताओं के साथ अधिकारी भी थे। तो बता दें इस कारनामे की चर्चा तो आम थी। गिरफ्तारी रानीपुर पुलिस ने की है, हालांकि पुष्टि करने से बच रहे हैं। उसे शिव मूर्ति के पास से योग होटल से गिरफ्तार किया गया है। महिला नेत्री अपने पति से अलग रह रही थी। तो आपको बता दें उसकी एक 13 साल की बेटी भी है। उसका भी शारीरिक शोषण अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त से कराने का आरोप महिला नेत्री पर लगा है। तो आपको हरिद्वार से अब बड़ी खबर बता दें जहां बीजेपी महिला नेत्री की गिरफ्तारी की गई है। देह व्यापार से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की गई है। नाबालिग बेटी का भी शोषण कराने का, शारीरिक शोषण कराने का आरोप लगाया गया है। तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहजाद अली हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, बीजेपी महिला नेत्री की गिरफ्तारी की गई है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? सूत्रों के हवाले बता दें भाजपा की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगा है। नाबालिग बेटी पर बीच कराया शारीरिक शोषण, महीने तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ नाबालिग बेटी का देवापार तक भाजपा नेत्री की गिरफ्तार कर ली गई है। जी बिल्कुल शहजाद, खबर यह भी है कि बीजेपी नेत्री की बेटी ने खुद कंप्लेन की है। जी आपको बता दें जी जो भाजपा की नेत्री लड़की है उन्होंने खुद ये कंप्लेन की कि शहजाद, जानकारी है कि बीजेपी नेत्री का संबंध अधिकारियों के साथ भी था, क्या कुछ जानकारी आपके पास? किस सूत्रों के हवाले बता दें अभी तक क्यों कोई ऐसी सूचना मिले, जांच जारी है, जांच होने के बाद ही बताई जाएगी।
शहजाद, जांच में और क्या कुछ खुलासे किए जा रहे हैं? जी बता दें आपको, अब तक के रिमांड पे ले लिया गया है भाजपा नेत्री को। जी बता, जब तक के सूत्रों के हवाले पता लग रहा है कि जब तक के कोई खुलासा नहीं होगा, जब तक के कोई रिपोर्ट नहीं है। शहजाद, बीजेपी नेत्री का नाम क्या कुछ है? अनामिका शर्मा है। जी बिल्कुल, और बताइए आगे क्या कुछ गिरफ्तारी हो सकती है? जी आगे सूत्रों के हवाले आपको बता दें, अभी तक के जो सुबह जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उनको रिमांड पे ले लिया गया है। जी बिल्कुल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, बीजेपी महिला नेत्री की गिरफ्तारी हुई है, जहां उस पर शारीरिक शोषण कराने का आरोप लगा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में दस्तावेजी सत्यापन के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पते का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाया और वर्षों तक इसका दुरुपयोग करता रहा। तो इस शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। आपको बता दें, कोतवाली मल्ली ताल में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अमित लाल शाह ने 14 मई 2025 को पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके पैतृक निवास मकान नंबर 21 बड़ा बाजार मल्ली ताल के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति अब्दुल आलिम खान का आधार कार्ड बना हुआ है, जबकि ना तो उस व्यक्ति का और ना ही उसके परिवार का उक्त घर से कोई संबंध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उस व्यक्ति को कभी इस पते पर रहने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। देखिए, सत्यापन के दौरान हम लोग ऐसे एरिया जहाँ पर लोगों का मूवमेंट होता है वहाँ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक पहचान ऐप हमारा बनाया है जिसमें हम लोगों का एक लाइव डाटा ले रहे हैं, मौके पर उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी आईडी जिसमें अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सत्यापन कर रहे हैं उसका सारा डाटा थानों में भी है। तो अभी जिन घरों में लोग नहीं पाए गए हैं या घरों से लोग चले गए हैं, उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे और वो कब वो लोग गए हैं यहाँ से। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनमें किराएदार है लेकिन मकान मालिक नहीं रहते हैं, उन घरों के मामले भी हमारी छानबीन हो रही है कि घर का मकान मालिक कौन है, किराया किसको जाता है और ये किराया जो दिया जा रहा है कैश में दिया जा रहा है या अकाउंट में पे किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम ये भी देख रहे हैं, हो सकता है कि किराए की बड़ी संख्या में राशि वसूल जा रही हो और बाद में उसमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया जा रहा हो। तो इन सब मामलों में जांच चल रही है। ऐसे जितने प्रकरण हैं उन्हें पुलिस जब भी एक साक्ष्य संकलन कार्रवाई हो जाएगी तो इनमें और भी आगे आने वाले टाइम में और FIR भी होगी। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुंडियाकी क्षेत्र में आज सुबह हाईवे के निकट एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों द्वारा शव देखे जाने के बाद मामले की सूचना मंगलौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो आपको बता दें, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आज सुबह अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, शव की शिनाख्त की जा रही है। आपको बता दें, खबर रुड़की से है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ी बॉडी थी, सूचना मिली पुलिस को। तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फ़िलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो SOP होती है उसको फुलफिल करें। इसके पास से कुछ बरामद हुआ? अभी कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ। पहचान भी नहीं हो पाई। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। बता दें, दरअसल आपको यहां मोमबत्ती के कारण झोपड़ी में आग लग गई है, जिसमें 3 मासूमों की झुलसकर मौत हो गई है। तो वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। आग की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और तत्काल उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। तो आपको बता दें, क्षेत्राधिकारी नगर शिशुपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। तो आपको बता दें, खबर हरिद्वार से, जहां आग लगने से झोपड़ी में आग लगी। आपको बता दें, मोमबत्ती से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें आग में 2 मासूमों की झुलसने से मौत हो गई है। तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे एम्स में भर्ती कराया गया है। तो बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचने और बच्चे को एम्स में रखा। ये गौरीशंकर पार्किंग में कोई झोपड़ी बना के सोनू नाम का व्यक्ति रह रहा था।
अपने परिवार के साथ। तो बताते हैं कि वो और उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। तो जो 2 बेटियां और पति पत्नी तो बाहर सो रहे थे और 2 बेटे जो हैं वो अंदर सो रहे थे। तो वो मोमबत्ती बता रहे हैं जली हुई छोड़ गए थे, तो उसी में जो पन्नी जली थी ऊपर डली थी झोपड़ी में, उसने आग पकड़ ली है। तो उससे जो है वो झोपड़ी में आग लगने से जो बच्चे अंदर सो रहे थे उसमें एक बच्चा कृष्णा वो झुलस गया काफ़ी, उसकी डेथ हो गई है। जो मुन्ना है जो बड़ा बच्चा था वो 30-35% डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो झुलस गया है, उसका हायर सेंटर रेफर कर दिया है यहाँ से। अब वो तो पता लगेगा, पेरेंट्स से पता लगेगा, लेकिन अभी तक जो बात हुई है उसके पिता से सोनू से, तो उसके द्वारा बताया गया तो मोमबत्ती जली छूट गई थी, एक बच्चे की मौत हो गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां जनता के लिए लगने वाला फरियादी दरबार अपनी अनुशासनहीनता के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, दरअसल यहां कई लोग कई सालों से अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़ते नजर आए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। बता दें, जनता के फरियादी दरबार में अधिकारी खिल्लियां उड़ाते भी दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। आपको बता दें कि अधिकारी जनता को उनकी समस्या के निवारण के लिए केवल झूठा आश्वासन देते हैं। आलम तो यह है कि 13 शिकायतों में से केवल 3 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य समस्याओं के लिए केवल झूठा आश्वासन दिया गया। फिर आपको बता दें, अनुशासनहीनता के लिए फरियादियों ने दरबार में सुर्खियां आई। आपको बता दें, अधिकारी फरियादी दरबार में ठहाके लगाते हुए नजर आए। तहसील दिवस में 13 समस्याएं आई हैं, जिनमें तीन प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया, जिसमें अधिकतर पैमाइश के संबंध में है, कुछ चक्रोड़ की है, 2-3 प्रार्थना पत्र स्कूल के संबंध में है, एक दरियापुर का है कि उसको कन्या विद्यालय के लिए जमीन दी जाए, और एक बिजली की है कि ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाए कुंजा बहादुरपुर से। इस तरह की कुल मिलाकर 13 प्रार्थना पत्र आए हैं, 13 शिकायतें आई हैं तहसील दिवस में, और जिनमें 3 का निस्तारण किया गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां मुस्लिम दबंगों ने दलित महिला पर डंडों से हमला किया। दरअसल आपको बता दें, यहां दरगाह साबिर पर एक महिला हाजिरी लगाने आई, जिस पर मुस्लिम दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर मारपीट की। तो आपको बता दें, हमले में महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें, जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। धकेल के मारा, मैं सब मारा है, बदतमीजी करी मेरे साथ। क्यों? बदतमीजी करी, 2 लड़के आए, मैं छिड़ने लगे, मेरा हाथ पकड़ लिया हाथ से। पहले मेरे कंधे पे हाथ रखा है नहीं, तो मैंने उनका हाथ झटक गया यहाँ से कंधे पे से, फिर मैंने यहाँ से पकड़ा, फिर उन्हें मैं चपत मारा, जबरदस्ती ले आती, फिर मैंने चिल्ला दिया, तो पब्लिक आ गई थी, फिर ये भैया भी आ गए, तो इनके एक लात मारी यहाँ पे पैर पे, तो ये गिर गए, तो फिर दोबारा गए मेरे पास ही है, तो क्यों परेशान कर रहा है। गर्भवती हैं आप? हाँ, मैं पेट से है। आपके साथ में लाठी डंडों से मारपीट? जी। सिर में चोट है? सिर में चोट है, मुझे धकेल के मारा, मैं सर में चोट आ। पुलिस से शिकायत की है? जी हाँ की। क्या करिए, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें? जी ढूंढ रही है, इतना नहीं पता नहीं ढूंढने का, मगर पुलिस वाले कर रहे हैं, मारा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां 24 वर्षीय रोहित भट्ट ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद रोहित भट्ट का भव्य स्वागत किया गया है। सम्मान मिलने के बाद रोहित काफी खुश भी नजर आए हैं। रोहित का कहना है कि यह सम्मान उनके हौसले को एक नई उड़ान देगा। तो ये आपको बता दें कि इस उपलब्धि से रोहित ने न केवल अपने जनपद का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जीत का परचम लहराते हुए युवाओं को प्रेरित भी किया है। यह है कि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, बर्फीली घाटियों से ढका हुआ पहाड़ है, और मैंने 22 मई 2025 को
सफलतापूर्वक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर आरोहण किया है, जिसके पश्चात मैं अपने यहाँ उत्तराखंड ऋषिकेश में आया हूँ और मेरा सम्मान किया जा रहा है। किन किन चुनौतियों को आपको वहाँ पे जो है सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो वहाँ पर मौसम से आती है, खाने पीने से, अपना एक्लिमेटाइजेशन, हर प्रकार की चुनौतियाँ होती है। अब जब ऊपर में हम लोग वहाँ पर चले गए -30 डिग्री, -40 डिग्री के टेम्परेचर में हमको रहना पड़ता है। तो कितने दिन आपको लगे वहाँ पर? कब यहाँ से चले थे, कब आपने समाप्त किया? मेरी वहाँ पे 1 महीने की तैयारी चली है, 1 महीने तक ट्रेनिंग करी है और 7 दिन में EBC से 7 दिन में मैंने ऊपर की पूरी चोटी क्लियर कर दिया था। युवाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। युवाओं को तो मैं अभी 2 ही संदेश देना चाहता हूँ। एक तो पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये है कि जातिवाद से जितना हम लोग थोड़ा दूर रहे तो आने वाले युवाओं के लिए बहुत ही असर करेगा। इस उपलब्धि से पहले और क्या क्या आपने किया है? मैं 4 साल हो गए, मैं अपने इसी फील्ड में हूँ, माउंटेनिंग पर्वतारोहण के ही फील्ड में हूँ। इस नवयुवक आज हमने इस नवयुवक जिसकी आयु मात्र 23.5 साल है, रोहित भट्ट ने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है और बड़ा दुर्गम माना जाता है। आपको शायद याद होगा पिछले माह एक घटना भी घटी थी जिसमें कुछ पर्वतारोही डेथ भी हो गई थी। ये उसमें भी साथ थे, ईश्वर की कृपा से यह बचे भी हैं। तो इन्होंने जो पर्वत आरोहण किया है, इसको मोटिवेशन देने के लिए इन युवाओं को, ताकि इनको और आगे सम्मान मिले और बच्चों का हिम्मत बढ़े। इन्हें देख के ये नव युवा हैं वह देखें कि इतना 23.5 वर्ष की आयु में जिस बच्चे ने आरोहण किया, उस तरह के और बच्चे भी खेल के प्रति आकर्षित हों और नशे से दूर भागें। और इस प्रकार का सम्मान मिलने से बच्चों में वास्तव में हिम्मत बढ़ती है और युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। यह आज लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन की ओर से इस बच्चे को इसलिए सम्मानित किया गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, जहां देर रात मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ सिख यात्रियों ने तलवारें निकालकर स्थानीय लोगों पर हमला करने की कोशिश की है। जैसे ही यह जानकारी अन्य स्थानीय लोगों तक पहुंची, उन्होंने मौके पर पहुंचकर सिख यात्रियों को दौड़ा दिया। आपको बता दें, घटना के बाद पूरे इलाके में देर के लिए अफरा तफरी मच गई है। तो इस सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया है। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। तो बता दें आपको, प्रशासन ने दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार ऐसे मज़ारों को तोड़ रही है जो या तो अवैध है या फिर हाईवे की जद में आ रही हैं। लेकिन रुड़की में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड सिंचाई विभाग की भूमि पर सिंचाई अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग के पीछे एक काफी पुरानी मजार है, जिससे सैयद तार बाबा मजार के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, जिस पर हिंदू मुस्लिम समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मजार पर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आस्था हिंदू लोगों की इस मजार से जुड़ी है और हर बृहस्पतिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार मजार पर हाजिरी देते हैं। माना यह भी जाता है कि इस मजार पर आने जाने वाले लोग कभी निराश नहीं लौटते और सभी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी ने इस मजार को अवैध बताया। तो आपको बता दें, मजार हटाने को लेकर यह शिकायत की गई। बड़ी संख्या में मजार पर लोग आते हैं, जहां सिंचाई विभाग की भूमि पर यह मजार है। नहीं, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे जो मज़ार की बात है वो हमने चेक करवाया था। तो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक मज़ार बनी हुई है। उस संबंध में सिंचाई विभाग के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया गया है और जैसे उसका समय पूरा हो जाता है नोटिस का, उसके बाद देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद अगर वो नियम विरुद्ध उसका संचालन हो रहा होगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, वो हम जांच के चेक करेंगे कि ऐसी क्या स्थिति है। लेकिन यदि वो अवैध संचालन हो रहा होगा, सरकारी ज़मीन पे बना के अगर किया जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। इसकी मान्यता तो इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरी रुड़की में कहीं भी आके आप इनके बारे में पता कर लीजिए कि तार वाले सैयद क्या चीज़ है, क्या है। बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। नाम चाहते हैं ना, रुड़की का कोई भी इंसान नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि ये मज़ार हटे यहाँ से।
द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है, जितनी भी सरकारी ज़मीन वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की हो या सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, उस पर कोई भी अवैध मजार बनी हुई हो जिसमें किसी मजार का कोई भी उसमें अवशेष ना पाए जाए, उस मजार को ध्वस्त कराई जाए। वो तो उसमें जांच का विषय है, वो मजार वैसे ही बना रखी है या किसी के अवशेष है उसमें अंदर क्या है, वो तो उसमें ये है, ये अपने एक धर्म को देखते हुए हाँ भाई हमारी सरकारी संपत्ति है, हम इस सिंचाई विभाग का नमक खा रहे हैं, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कोई अवैध वो ना चला, इसलिए मेरे द्वारा शिकायत की गई है। वो बाकी जांच का विषय है, शासन प्रशासन जांच करेगा, जो भी उसमें सही पाया जाएगा उसको। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जो वॉइस के साथ। नमस्कार।